अरे परमिला, तेरी बहू अब तक सो रही है और तू रसोई में नाश्ता बना रही है। तूने तो अपने आप को घर की मालकिन से नौकरानी बना लिया। परमिला की पड़ोसिन सुबह सुबह दूध लेने आई और परमिला को काम करता देख सहानुभूति दिखाकर चली गई। उसके जाने के बाद परमिला फिर से अपने काम में लग गई, पर मन में कहीं पड़ोसिन की बात खटकने लगी। वह सोचने लगी कि पिछले 32 साल से यही तो कर रही है। सुबह का नाश्ता, दोपहर को क्या बनाना है, बाजार से क्या लाना है, बच्चों को क्या पसंद है, इसी में सारा दिन निकल जाता है। घर के बाकी कामों के लिए तो बाई आती ही है, बस बच्चों को अपने हाथ का खाना खिलाने का मजा ही कुछ और है। इतने में सोच में डूबी परमिला के हाथ से प्लेट गिर गई तो पति श्याम ने रसोई में आकर कहा, परमिला जरा ध्यान से, बच्चे सो रहे हैं। हाँ हाँ, गलती से गिर गई। परमिला ने प्लेट उठाकर ऊपर रख दी। आज से पहले भी छुट्टी वाले दिन सुबह नाश्ता बनाते हुए कभी कोई बर्तन गिरता तो श्याम यही कहते कि बच्चे सो रहे हैं। बस फर्क इतना था, तब मेरा बेटा और बेटी सो रहे होते थे और आज बेटा और बहू। आज रविवार था इसलिए बच्चे इतनी देर तक सो रहे थे, वरना रोज तो 8 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तुम इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? इन्होंने रसोई में मेरे पास आकर पूछा। कुछ नहीं जी, आज रविवार है, रंजीत और सिया की छुट्टी है, सोचा कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दूँ, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। ओ अच्छा, फिर तो ठीक है। सुनो, मेरे लिए चाय बना दो। ये अखबार लेकर बैठ गए। इनको चाय देकर मैं फिर रसोई में लग गई। 10 बजे रंजीत जगा तो चाय लेने रसोई में आया। माँ, 2 कप चाय बना दो। सिया भी उठ गई है, बाथरूम गई है। और हाँ माँ, जल्दी तैयार हो जाओ, हम सब फिल्म देखने जा रहे हैं। मैंने पूछना चाहा कि चाय लेने सिया क्यों नहीं आई और फिल्म का प्रोग्राम कब बना, पर तब तक रंजीत अपने कमरे में जा चुका था। अरे वाह, फिल्म मज़ा आ गया। आज की छुट्टी का तो अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। परमिला, मैं तो चला नहाने, तुम मेरी वह ब्लू वाली कमीज जरा इस्त्री कर देना। श्याम फिल्म की बात सुनकर खुश हो गए और गुनगुनाते हुए नहाने चले गए। मैं अभी रसोई में ही थी कि सिया आ गई। अरे मम्मी, आप अभी तक यहाँ ही है? 12 बजे का शो है, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, चाय मैं बनाती हूँ। मम्मी, आप वह लाल साड़ी पहनना, वह रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है। रंजीत भी तब तक रसोई में आ गया था। सिया, यह फिल्म का प्रोग्राम कब बना? मेरी बात पूरी होने से पहले ही सिया की जगह रंजीत बोल पड़ा। मम्मी, रात को सिया ने प्रोग्राम बनाया और फिर इंटरनेट पर ही बुकिंग भी कर ली। अब प्लीज़ जल्दी चलो ना। मम्मी, नाश्ता हम डिनर में खा लेंगे। रंजीत ने मेरा हाथ प्यार से पकड़ा और कमरे तक ले आया। बचपन से ही मैं रंजीत को कभी किसी बात के लिए मना नहीं कर पाती थी, यहाँ तक कि जब उसने सिया को पसंद किया था तब भी मेरी मर्जी न होते हुए भी मैंने हाँ की ताकि रंजीत खुश रह सके। रंजीत जितना चुलबुला और बातूनी था, सिया उतनी ही शांत थी। मुझे शादी के कुछ ही दिनों में महसूस होने लगा था कि सिया रंजीत के अधिकतर फैसले खुद लेती थी, चाहे वह किसी के घर डिनर का हो या कहीं घूमने जाने का। खैर, उस दिन हम चारों ने बहुत मज़ा किया। फिल्म ठीक थी, पर रात को किसी ने खाना नहीं खाया और मुझे सारा नाश्ता अगले दिन काम वाली को देना पड़ा। मेरी मेहनत खराब हुई और मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ दिन के बाद पड़ोस में मेरी सहेली सरला के पोते का मुंडन था। मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। मैंने श्याम को फ़ोन करके बता दिया कि घर पर ताला लगा हुआ है और मैं पड़ोस में जा रही हूँ। बच्चे तो रात को लेट ही आते हैं, इसलिए उन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझी। कुछ ही देर बाद मेरे फ़ोन पर सिया का फ़ोन आया। मम्मी, आप कहाँ हो? घर पर ताला लगा है। मैं आज जल्दी आ गई। सिया, तुम रुको, मैं आती हूँ। मैं घर पहुँची तो देखा कि सिया बुखार से तप रही थी। मैंने जल्दी से ताला खोला और उसे उसके कमरे में लिटा दिया। बुखार तेज था तो मैंने बर्फ़ की पट्टी उसके माथे पर रख दी। थोड़ी देर बाद सिया दवा खाकर सो गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। सरला, जिसका फंक्शन मैं अधूरा छोड़कर आ गई थी, मुझे मेरा पर्स लौटाने आई थी, जो मैं जल्दी में उसके घर भूल आई थी। क्या हुआ प्रमिला जी, आप जल्दी-जल्दी में निकल आई? सरला, जिन्हें मैं दीदी कहती हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, बस दीदी, बहू घर आ गई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। क्या बात है प्रमिला, तू भी कमाल करती है, बहू घर जल्दी आ गई तो तू सब कुछ बीच में छोड़कर चली आई। अरे, उससे कहती कि 2 घर छोड़कर सरला के घर में हूँ, आकर चाबी ले जाए।
परमिला, तेरी बहू को आए अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं और तूने तो उसे सिर पर बिठा लिया है। मुझे देख, 3-3 बहुएं हैं, उनकी मजाल है कि कोई मुझसे कुछ कह दे। सिर से पल्ला तक खिसकने नहीं देती मैं उनका। पर तू भी क्या करेगी, बेटी की पसंद है, सिर पर तो बिठानी ही पड़ेगी। सरला दीदी न जाने मुझसे कौन सा ज्ञान बांट कर चली गई, पर उनके जाते ही मैं सोच में पड़ गई कि उन्होंने जो कहा वह ठीक था। हर लड़की को शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां भी समझनी होती है। यह क्या बात हुई, मुझे क्या समझ रखा है सिया ने। पर अगर सिया की जगह मेरी बेटी अनु होती तब भी तो मैं सब छोड़कर आ जाती, लेकिन बहुओं को घर का काम तो करना ही होता है। सिया के ठीक होते ही मैं उससे कहूँगी कि सुबह मेरे साथ रसोई में मदद करे, पर वह तो सुबह जल्दी जाती है और रात को देर से आती है और मैं सारा दिन घर पर होती हूँ। बहू की मदद के बिना भी काम आराम से हो जाता है, फिर क्यों उसको परेशान करूं। इसी पसोपेश में विचारों को एक ओर झटक कर मैं रात के खाने की तैयारी में जुट गई। बहू की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए कुछ हल्का बना देती हूँ, और रंजीत के लिए आलू का पराठा, उसे बहुत पसंद है। फिर दिमाग के किसी कोने से आवाज़ आई, दो दो चीज़ें क्यों बनानी, बहू इतनी भी बीमार नहीं कि पराठा ना खा सके। पर दिल ने दिमाग को डांट दिया, नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो हल्का ही खाना बनाती हूँ। रात को रंजीत सिया के लिए खाना कमरे में ही ले गया। मुझे लगा तबीयत कहीं ज़्यादा खराब ना हो जाए, इसलिए मैं पीछे पीछे कमरे में चली गई। सिया सोई हुई थी और खाना एक ओर रखा था। रंजीत लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। क्या हुआ रंजीत, सिया ने खाना नहीं खाया? नहीं मम्मी, उसको नींद आ रही थी, मैं कुछ देर में खाना रखने आ रहा था। आप आ ही गई हो तो प्लीज़ इसे ले जाओ। रंजीत फिर लैपटॉप पर काम करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक तो मैंने उसकी बीमारी देखते हुए अलग से खाना बनाया और सिया बिना खाए सो गई। सरला दीदी ठीक ही कहती है, मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ। मुझे सिया की लगाम खींचनी ही पड़ेगी, वरना मेरी कद्र इस घर में ख़त्म हो जाएगी। अगले दिन मैं रसोई में थी, तभी सिया तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगी। मम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। सिया, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, ऑफिस क्यों जा रही हो? मैंने पूछा। मम्मी, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, टाल नहीं सकती, कल भी जल्दी आ गई थी तो काम अधूरा होगा। अपनी बात ख़त्म किए बिना ही सिया ऑफिस चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आया कि कैसी लड़की है, अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं, घर में हर किसी को अपने तरीके से चलाना चाहती है। घर की कोई जिम्मेदारी तो समझती नहीं, ऊपर से घर को होटल समझ रखा है। पता नहीं मैं क्या क्या सोचती रही, फिर अपने काम में लग गई। काम खत्म करके मैं सरला दीदी के घर चली गई, जिनके पोते के मुंडन का कार्यक्रम मैं अधूरा छोड़ आई थी। सोचा एक बार जाकर शगुन भी दे आऊं। उनकी बहू ने बताया कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, वे अपने कमरे में है। मैं उनके कमरे में ही चली गई। सरला दीदी पलंग पर लेटी थी और उनकी दूसरी बहू उनके पैर दबा रही थी। मुझे देखकर उन्होंने अपने बहू से कहा, चल छोटी, आंटी के लिए चाय बना ला। उनकी एक आवाज़ पर ही उनकी बहू उठकर रसोई में चली गई। क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत खराब है क्या? मैंने पूछा। अरे नहीं, कल की थकान है, बस यूँ समझ लो कि आज आराम का मन है मेरा, वह मुस्कुराते हुए बोली। तेरी बहू की तबीयत कैसी है? ठीक है दीदी, ऑफिस गई है। मैंने कहा, क्या ऑफिस गई? देखो जरा, कल तक तो इतनी बीमार थी कि 2 घर छोड़कर चाबी तक लेने नहीं आ पाई। अपनी सास को भगाया और आज ऑफिस चली गई। सब तेरी ही गलती है परमिला, तूने उसे बहुत ढील दे रखी है। अरे देख, मेरी बहुओं को मजाल है कि आवाज़ निकल जाए इनकी मेरे सामने। इतने में छोटी बहू चाय पकौड़े रख गई। सरला दीदी ने बात आगे शुरू की। देख परमिला, मैंने दुनिया देखी है, इन बहुओं को सिर पर बैठाएगी तो पछताएगी एक दिन, तेरे बेटे को तुझसे दूर कर देगी। तब से वे बोली जा रही थी और मैं मूक श्रोता बन उनकी बातें सुने जा रही थी। दर्द से सिर फटने लगा था। वे बोले जा रही थी, परमिला, मेरी बहन भी तेरी तरह ही बड़ी सीधी है। आज देख, उसको बहुओं ने पूरा घर अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने चाय पीने शुरू कर दी। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, सिर बहुत भारी हो गया। मैंने जैसे ही कप उठाया, वह छलक कर मेरे कपड़ों पर गिर गया। अरे परमिला, आराम से जा, जल्दी इसको पानी से धो ले, वरना निशान पड़ जाएगा। दीदी के कहने पर मैं खुद को संभाल कर बाथरूम की ओर चल पड़ी। बाथरूम की दीवार रसोई के एकदम साथ थी। बाथरूम में खड़े हुए मुझे रसोई में काम कर रही दीदी की बहुओं की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। देखा बुढ़िया को, कल सारा वक्त पसर के बैठी थी और फिर भी थक गई।
यह आवाज़ शायद छोटी बहू की थी, और नहीं तो क्या, पता नहीं कब यह बुढ़िया हमारा पीछा छोड़ेगी। पूरे घर पर कब्जा करके बैठी है, जल्दी ये मरे और हम घर का बंटवारा कर ले। हाँ दीदी, आपके देवर भी यही कहते हैं, कम से कम अपनी मर्जी से जी तो पाएंगे। इसके रहते तो हम खुलकर सांस तक नहीं ले सकते। चल धीरे बोल और काम खत्म कर। अगर इस बुढ़िया ने सुन लिया तो बस। दोनों दबी आवाज में हंस दी। उन दोनों की बात सुनकर मुझे मानो एक धक्का सा लगा। यह कैसी सोच थी उन दोनों की अपनी सास के लिए, पर ठीक ही था। दीदी ने कभी इन दोनों को अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। हाय, मैं भी तो यही करने की सोच रही थी। घर पर अपना ऐसा भी क्या कब्जा करके रखना कि सामने वाला तुम्हारे मरने का इंतजार करता रहे। अगर मैं दीदी की बातों में आकर सिया को बंधन में रखने की कोशिश करती तो घर की शांति ही खत्म हो जाती। और कहीं सिया भी तो मेरे लिए ऐसा ही नहीं सोचने लगती। ना ना, बिल्कुल नहीं, सिया तो बहुत समझदार है। क्या हुआ परमिला, दाग गया या नहीं? बाहर से दीदी की आवाज़ ने मुझे विचारों से बाहर निकाल दिया। मैंने तुरंत बाहर आकर कहा, हाँ दीदी, सब दाग निकल गए। मैंने मन में सोचा, साड़ी के भी और मन के भी। मैंने तुरंत घर आकर सिया को फ़ोन किया, उसका हालचाल पूछा और उससे जल्दी घर आकर आराम करने को कहा। फिर मैं रसोई में चली गई रात का खाना बनाने। आज सिया के लिए अलग से खाना बनाते हुए मैंने एक बार भी नहीं सोचा। ऐसा लगा मानो कि अपनी बेटी की बीमारी से परेशान एक माँ उसके ऑफिस से घर आने का इंतज़ार कर रही हो ताकि वह घर आकर आराम कर सके। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब